अब ये पेयर देखो, आपको सबको स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। ठीक है, मैम ये है इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। इसको इक्वेशन बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इसको 1 2 करके शो करते हैं, थोड़ा सा दूर लिखना 1 2। अभी इसका ये है ग्राफिकल, हमने उसका सॉल्यूशन निकाला है। आप बता सकते हो इस पेयर को कितने सॉल्यूशंस होंगे? यूनिक यूनिक सॉल्यूशन। वन सोल्यूशन। वन सॉल्यूशन को दूसरा वर्ड है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है? इंटरसेक्टिंग पॉइंट। नहीं नहीं, कंडीशन वो जो हमने रेशो देखे थे A1 A1 अपॉन A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। ठीक है, अब ये मैं आपको क्यों बता रही हूं, आप ऑब्जर्व करो यहाँ पे A1 की वैल्यू क्या है? 1 पॉजिटिव 1। A2 की, हाँ चलो हम एक काम करेंगे, ऊपर A1 A2 B1 B2 लिख लेंगे। चलो बताओ A1 क्या है इसमें? पॉजिटिव 1 पॉजिटिव 1। B1 नेगेटिव पॉजिटिव 3। C1 जीरो 0। जीरो A2 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव 3। पॉजिटिव 3। B2 पॉजिटिव 4। पॉजिटिव 4 और C2 नेगेटिव नेगेटिव 20। नेगेटिव 20, क्योंकि ये 20 लेफ्ट में जाने के बाद माइनस हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो A1 1 A2 3, बेटा माइक म्यूट करो, नॉट इक्वल टू B1 की वैल्यू है -2 और B2 की वैल्यू है 4। अब यहाँ थोड़ा ऑब्जर्व करो, बेटा किसका माइक ऑन है? माइक ऑन करो, माइक ऑफ करो। अब यहाँ देखो, यहाँ A1 1 है, A2 3, B1 -2 है, B2 पॉजिटिव 4 है। इसका मतलब है जो A1 A2 B1 B2, ये इनका जो रेशो है ये अनइक्वल है। अभी सेकंड कंडीशन, ये सेकंड पेयर देखो, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, इसमें बताओ A1 अपॉन A2 क्या होगा? 1/2 1 अपॉन 2। B1 अपॉन B2 क्या होगा? 2/4 2 अपॉन 2 4, अपन 4। इसका मतलब 1 अपॉन 2। और C1 अपॉन 1 C2 upon का 2 रेशो क्या होगा? -4 अपॉन -12 1 इज इक्वल upon टू 3 1 अपॉन 3। तो यहाँ जो लाइंस पैरेलल है, तो इसको कितने सॉल्यूशंस होते हैं इस सिस्टम को, इस पेयर को? नो सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन। नो सोल्यूशन। नो सॉल्यूशन। इसमें कंडीशन क्या होती है नो सॉल्यूशन की? A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is not equals to C1 upon C2 B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। मैं ये आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ रहा है सामने। इसको ध्यान में देखो और थोड़ा ऑब्जर्व करो। यहाँ पे देखो A1 1 है, 1 अपॉन 2, ये 2 है, यहाँ 4 है, इसका रेशो भी 1 अपॉन 2 आता है। और यहाँ -4 -12, इसका रेशो 1 अपॉन 3 आता है। चलो नेक्स्ट कंडीशन, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये है सेकंड इक्वेशन। चलो अब निकालो A1 अपॉन A2 क्या होगा? 1/2 1/2। 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। चलो B1 अपॉन B2 क्या होगा? 3 upon 1 upon 2 इक्वल्स टू 1 3 अपॉन अपॉन 2। 6 यानी 1 अपॉन 2। C1 अपॉन C2 क्या होगा? 9 upon 18 9 is अपॉन equals to 1 upon 9 अपॉन -18, ये 9 लेफ्ट में जाने के बाद माइनस हो जाएगा और ये 18 भी लेफ्ट में जाने के बाद माइनस होगा और इक्वल टू 0 होगा। तो ये निगेटिव साइन कैंसिल हो गए, तो ये हुआ 1 अपॉन 2। तो इस केस में ग्राफ होते हैं कोइंसिडेंट,
यानी ए ग्राफ के ऊपर दूसरा ग्राफ आता है, तो इस पेयर को कितने सॉल्यूशंस होते हैं? Infinite solutions. इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो कंडीशन क्या है उसकी? A1 upon A2 is equals to B1 upon A1 B2. upon A2 equals to B1 upon B2 equals to C1 upon C2. इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। चलो, तो ये रिवीजन करना जरूरी क्यों था? क्योंकि हमें ये प्रॉब्लम करना है। आपको एक लीनियर इक्वेशन दिया है, लीनियर इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। आपको करना क्या है? राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्योंकि ये है फर्स्ट इक्वेशन, मुझे सेकंड इक्वेशन चाहिए, सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? Graphical. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये वर्ड ध्यान में रखना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो वो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है दो पेयर का, सो फॉर्म इज इंटरसेक्टिंग लाइंस। यानी ये जो फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है, इनके अगर हम ग्राफ निकालते हैं तो वो दोनों भी ग्राफ इंटरसेक्ट हो रहे हैं यहां पर। तो क्या आप वो सेकंड इक्वेशन तैयार कर सकते हो? कैसे करते हैं सेकंड इक्वेशन तैयार? तो सबसे पहले मुझे बताओ कंडीशन क्या है इंटरसेक्टिंग लाइंस की? A1 upon A2 is not A1 equals is not equal to B1 upon B2. नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। और आपको ये भी पता है कि नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 भी होता है, लेकिन हम उसको लेते नहीं है। तो क्या हम यहाँ पे ऐसी सिचुएशन तैयार कर सकते हैं कि A1 अपॉन A2 ये रेशो B1 अपॉन B2 के साथ इक्वल नहीं होगा? इक्वल नहीं होना चाहिए। तो क्या क्या लेना चाहिए इक्वेशन में? यहाँ x तो रहेगा, एक मिनट बेटा, number except 2. यहाँ पे x तो रहेगा, यहाँ पे y भी रहेगा और यहाँ पे कुछ कांस्टेंट भी रहेगा। लेकिन मुझे ये देखो बेटा, मुझे A1 पता है, A1 2 है, B1 3 है और C1 है -8। मुझे ढूंढना है A2, देन B2 और C2। ये ऐसे ढूंढना है कि ये जो रेशो है ना A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2, ये इक्वल नहीं होने चाहिए। तो बेटा ये आंसर बहुत सारे हो सकते हैं। ये सेकंड इक्वेशन जो है ना हम जो बना रहे हैं, ये बहुत सारे हो सकते हैं। तो ट्राई करो बेटा, गलत होगा तो चलेगा लेकिन ट्राई करो, बताओ। A1 अपॉन A2 सेम नहीं होना है B1 अपॉन B2 के साथ। मैम हाँ, एकदम इजी है। सबसे पहले A2 B2 C2 की वैल्यू डिसाइड करो। 3x plus 4x plus 9y. minus 5 is equals to 0. इसका मतलब तुमने A2 की वैल्यू 3 ली है, B2 की वैल्यू क्या ली है? मैम 6x plus 6y minus 4 is equals to 0. और C2 लिया है -4। ओके, अब चेक करो A1 अपॉन A2 की वैल्यू क्या होती है, बोलो मुझे। A1 अपॉन A2 क्या होगा? 2.3. B1 अपॉन B2 बोलो क्या होगा? 3/6. 1/2. अपॉन 6 यानी 1/2। और C1 अपॉन C2 की वैल्यू क्या होगी? -4 upon negative Negative 8 upon negative negative 2 upon 1. यानी 2/1। देखो A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 सेम नहीं है, ये रेशो सेम नहीं है, इसलिए वो इक्वेशन हुआ 3x प्लस 6y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब आप कहेंगे क्या यहाँ पे 3 ही आएगा, 6 ही आएगा, -4 ही आएगा? नहीं, जरूरी नहीं है। आप अपने मन से कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर ले लो। सिर्फ ध्यान में रखना है कि A1 अपॉन A2 ये जो रेशो है
ये b1 अपॉन b2 के साथ इक्वल नहीं होना है। तो चलो कोई बच्चा ट्राई करो, अपने मन से कुछ भी बोलो बेटा। मैम हाँ, सिर्फ ये कंडीशन x ध्यान में plus रखना है। y minus 7 4x0. x प्लस plus वाई, 9 एक मिनट, किसी ने बच्चा ने बोला है x प्लस वाई minus 7 is equal to 0. माइनस 7 इज इक्वल टू 0। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। क्योंकि देखो अब इस केस में a1 अपॉन a2 क्या होगा? 2 upon 1. 2 अपॉन 1। b1 अपॉन b2 क्या होगा? 3 upon 3 1 upon 1. 3 अपॉन 1। और c1 अपॉन c2 क्या होगा? Minus8 upon 7 8 अपॉन निगेटिव 7 यानी 8 अपॉन 7। देखो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। बस हमें ये देखना है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। आप कोई भी a2 b2 c2 ले सकते हो अपने मन से, पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी ले सकते हो। चलो और कोई बच्चा बताओ। 4x 7x plus 2y minus 4 is equal to 0. 7x माइनस 7x plus 2y minus 4 is equals to 0. -4 इज इक्वल टू 0। चलो चेक करो एक बार, a1 अपॉन a2 क्या हुआ? 2 upon 7. 2 अपॉन 7। बस 2 अपॉन 7 नहीं आना है b1 अपॉन b2 की वैल्यू। b1 अपॉन b2 क्या हुआ? 3 upon 3 2. upon 3 अपॉन 2। और c1 अपॉन c2 की वैल्यू क्या हुई? Negative 2. 8 upon negative 8 इज upon इक्वल minus. टू 2 अपॉन 1 यानी 2। तो देखो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो ऐसे इनफाइनाइट इक्वेशंस निकलेंगे जो इसके साथ यूनिक सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं। तो बेटा आपको समझ में आ रहा है ये क्या हो रहा है सब कुछ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसी को डाउट है? no मैम No, ma'am. कोई पूछना चाहता है कुछ? No, ma'am. पूछना चाहते हो तो माइक ऑन करो और पूछ सकते हो। अभी सेकंड कंडीशन, एक मिनट इसको इरेज कर देती हूँ। randomly कोई भी वैल्यू हाँ बेटा पूछो। हम रैंडमली कोई भी वैल्यूज ले सकते हैं उसकी कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, कोई भी। सिर्फ कंडीशन क्या है मैम हाँ बोलो। मैम फर्स्ट इक्वेशन में 2x plus 3y minus 8 है, तो सेकंड में इसमें भी प्लस का साइन पहले आना चाहिए, ऐसा जरूरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। देखो मैं तैयार करी हूं अपने मन से, निगेटिव 3x माइनस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। देखो a1 अपॉन a2 क्या हुआ? 2 अपॉन टू अपॉन नेगेटिव 3. यानी निगेटिव 2 अपॉन 3। फिर b1 अपॉन b2 क्या हुआ? 3 upon negative 3 2 अपॉन and निगेटिव 2, 2 इसका मतलब निगेटिव 2 अपॉन 3। क्या ये दोनों सेम है? no मैम नो। बाद में c1 अपॉन c2 भी निकालो, ये होगा निगेटिव 8 अपॉन 7। तो आप रैंडमली कोई भी इक्वेशन ले सकते हो, सिर्फ ध्यान में रखना है कि a1 अपॉन a2 ये जो रेशो है ना, ये b1 अपॉन b2 के साथ इक्वल नहीं होना है। बेटा डाउट क्लियर हुआ? यस मैम. यस मैम. ठीक है, चलो अब फर्स्ट हो गया, अभी सेकंड। एक मिनट इसको इरेज कर देती हूँ मैं, तब तक सोचो आप। जैसे फर्स्ट इक्वेशन में इंटरसेक्टिंग लाइंस थी, अभी सेकंड प्रॉब्लम में है पैरेलल लाइंस। वो जो ग्राफ है ना, वो ग्राफ होने चाहिए पैरेलल लाइंस। क्लीन करने के लिए टाइम लगता है। हाँ चलो, हमारा फर्स्ट इक्वेशन था 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। चलो अब हम देखने जा रहे हैं द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोथ दिस पेयर इज पैरेलल लाइंस। इसका मतलब जो ग्राफ निकलेंगे ना,
वो इस तरह से होंगे। अब मुझे बताओ इनको कितने सॉल्यूशंस होंगे? नो सॉल्यूशन। No solution. नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है? A1 A1 upon upon A1 B2 upon is A1 equals equals to B1 B1 upon upon B2 is B2 not equal to C1 upon C2. B1 upon B2 नॉट इक्वल टू C1 upon C2। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ऐसा सेकंड इक्वेशन हमें तैयार करना है। अब इस केस में ध्यान दे दो, हाँ, A1 अपॉन A2 इसका जो रेशो है वो B1 अपॉन B2 के साथ इक्वल होना है, लेकिन C1 अपॉन C2 ये डिफरेंट होना चाहिए A1 अपॉन A2 से और B1 अपॉन B2 से। बस ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, उस तरह का सेकंड इक्वेशन आपको तैयार करना है। अब चलो कोई बताओ। 4x plus 6y minus plus 2 2 equals to 0. equals to 0. अभी किसका इक्वेशन लिखूं मैं? सब लोग बोल रहे हो 4x plus 6y 4x plus 6y 4x plus 6y minus 4x 2 plus 6y माइनस टू minus इक्वल 2. टू 0। चलो चेक कर लेते हैं। यहाँ A1 अपॉन A2 क्या है, चेक करो। 2 upon 4 equals to 2 1 अपॉन upon 2. 4 इक्वल टू 1 अपॉन 2। B1 अपॉन B2 क्या है? 3 upon 6 is equals to 1 upon 2. इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। चलो 3 A1 upon 6 equals to 1 upon 2. A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 आ गया, लेकिन इतना सफिशिएंट नहीं है। C1 अपॉन C2 भी यहाँ इंपॉर्टेंट है, ये दोनों से अलग होना चाहिए, 1 अपॉन 2 नहीं होना चाहिए C1 अपॉन C2, क्योंकि यहाँ पे नॉट इक्वल टू है। तो ये है -8 अपॉन -2, इसका मतलब 4 अपॉन 1। चलो डिफरेंट है, तो ये इक्वेशन करेक्ट है। किसी को डाउट? No, ma'am. चलो अब एक मिनट इसको इरेज कर देती हूँ मैं। चलो और कोई एक इक्वेशन तैयार करो। अभी बॉयज साइड से मुझे अपेक्षा है बेटा। चलो बॉयज साइड से आंसर दे दो। 2x plus 3y minus 7 is equal to 0. 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। करेक्ट है ये, क्योंकि A1 अपॉन A2 क्या हुआ? 2 अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 1 यानी 1। देन B1 अपॉन B2 क्या हुआ? फिर से 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। एंड C1 अपॉन C2 क्या हुआ है? -8 अपॉन -7 इज इक्वल टू 8 अपॉन 7। तो इस तरह से A1 अपॉन A2 इक्वल हो गया B1 अपॉन B2 से, लेकिन C1 अपॉन C2 डिफरेंट है, तो ये करेक्ट है। तो तुमने यहाँ पर भी 2 लिया और यहाँ पर भी 3 लिया, जरूरी नहीं कि 2 और 3 ही लेना है। सिर्फ A1 अपॉन A2 का रेशो इक्वल होना है B1 अपॉन B2 के साथ, और दोनों भी रेशो अनइक्वल होना है C1 अपॉन C2 के साथ। चलो और एक बच्चा बताओ बॉयज साइड, जिसने पहले आंसर दिया वो नहीं बोलेगा। हाँ चलो अभी क्या नाम से बुलाना है? चलो बॉयज साइड सिर्फ एक ही बच्चा क्लास में जो आंसर देता है। चलो हर्ष बागड़े, हर्ष बागड़े क्लास में हो? हर्ष बागड़े क्लास में हो? इतने सारे बच्चे हैं, नियरली 70 बच्चे हैं, उसमें से सभी गर्ल्स है। चलो प्रथम दुबे। 6x plus 9y minus 5. 6x प्लस 9y माइनस 5 बोल रहे हैं। अगर मैंने प्लस लिया तो कोई प्रॉब्लम है? No, ma'am. हाँ चलो चेक करो। A1 अपॉन A2 ये रेशो होगा 2 अपॉन 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। B1 अपॉन B2 ये हुआ 3 अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। चलो करेक्ट है, 1 अपॉन 3 1 अपॉन 3।
लेकिन C1 अपॉन C2 भी तो देखना है, -8/5। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब ये इक्वेशन करेक्ट है। तो अपने इक्वेशन लिखने के बाद ये चेक करना जरूरी है, ये वेरीफाई करना जरूरी है। किसी को डाउट है इसमें? नो मैम। No, ma'am. चलो अभी थर्ड कंडीशन, को इंसिडेंट लाइन्स। आप तैयार करके रखो इक्वेशन, तब तक मैं इसको इरेज कर रही हूँ। सभी बच्चों ने बेटा आंसर देना चाहिए। जरूरी है क्या कि सिर्फ एक दो बच्चे ही बात बोलेंगे? आंसर देने से क्या होता है, हमारे डाउट्स क्लियर होते हैं, हमारा जो एरिया ऑफ वीकनेस बोलते हैं उसको, वो क्लियर होता है, और थोड़ा इंटरेस्ट भी आता है क्लास में। नहीं तो फिर वो वन मैन शो लगता है। हाँ, अभी ये थर्ड, द ग्राफ्स आर को इंसिडेंट लाइन्स। एक मिनट, इसको इरेज करते हैं। को इंसिडेंट लाइन्स का मतलब क्या होता है? infinitely many solutions. हाँ, Infinitely many solutions. both these graphs they fall on each other। ये जो ग्राफ है, ये पहला ग्राफ ब्लैक वाला और दूसरा वॉयलेट वाला, ये दोनों भी ग्राफ एक दूसरे के ऊपर आते हैं, उसे बोलते हैं को इंसिडेंट लाइन्स। अभी बताओ इसको सॉल्यूशंस कितने होते हैं? Infinite. इनफाइनाइट। फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की कंडीशन क्या है? Infinitely many solutions. A1 upon A2 is A1 equals to upon B1 B2 upon equals to B2. B1 upon B2 equals to A1 C1 upon C2. A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये तो और ज्यादा इजी हो गया अभी। चलो बता सकते हो सेकंड इक्वेशन? 8x plus 12y minus 32 is equals to 0. 8x plus 12y 12y minus 32. 32 इक्वल टू 0। करेक्ट है। फिर भी चेक कर लेते हैं। तो A1 अपॉन A2 ये हो गया है 2 अपॉन 8 यानी 1 अपॉन 4। देन B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 12 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4। चलो इक्वल तो हो गए दोनों भी, लेकिन C1 अपॉन C2 भी जरूरी है। ये है -8 अपॉन -32 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4। यस, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब ये इक्वेशन करेक्ट है। आप तो यहीं पर भी कर सकते हो बेटा, देखो 2 अपॉन 8 1 अपॉन 4, 3 अपॉन 12 1 अपॉन 4, -8 अपॉन -32 1 अपॉन 4। तो अब बॉयज साइड से मुझे आंसर चाहिए। मैम 4x plus 6y minus 16. एक मिनट बेटा, 4x Plus 6y प्लस 6y minus 16 माइनस 16 इक्वल टू is 0। equal to 0. यहाँ पे प्लस लेने से चलेगा बेटा? No, ma'am. मैम माइनस ही ले। हाँ, प्लस 16 लेने से चलेगा? यहाँ पे पॉजिटिव साइन लेने से चलेगा? नो मैम। नो, क्योंकि रेशो चेंज होगा। चलो एक बार चेक कर लो A1 अपॉन A2। 1 upon 2. हाँ, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। and C1 upon C2 is equal to -8 upon -16 is equal to 1 upon 2। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब ये करेक्ट है। बेटा इसका टेक्निक आपको समझ में आया, कैसे लेना इक्वेशंस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. देखो मैं यहाँ पे और मैं कुछ ले सकती हूँ। यहाँ पे लेती हूँ मैं 10, तो ये 1 अपॉन 5 हो गया है। तो यहाँ पे 10 लाने के लिए मुझे यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा? 15। और यहाँ पे 1 अपॉन 10 लाने के लिए क्या लेना पड़ेगा? 1 अपॉन 5 लाने के लिए क्या लाना पड़ेगा? 40. 40। तो इस तरह से आप
ढेर सारे इक्वेशंस तैयार कर सकते हो। तो आपको अगर एक कहा है तो एक ही निकालना। तो चलो, इसमें किसी को डाउट है? No, ma'am. No, ma'am. ठीक, चलो अपना माइक म्यूट करो, अपना माइक म्यूट करो। दुबे अभी ये एक वर्ड प्रॉब्लम है, टेक्स्ट बुक का ही प्रॉब्लम है ये। आपको सिर्फ इक्वेशंस तैयार करने हैं और फिर उसको ग्राफ में प्लॉट करना है। तो एक बार ध्यान से पढ़ो। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। रेक्टेंगुलर गार्डन उन्होंने कहा है। एक मिनट। तो ये है हमारा रेक्टेंगुलर गार्डन। इसको मैं थोड़ी देर के लिए नाम देती हूँ ABCD। अभी इसमें ऐसे प्रॉब्लम में डायग्राम निकालने की जरूरत नहीं होती, लेकिन डायग्राम ये हमें हेल्प करती है एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए। तो जहां आपको हेल्प होता है वहां आप फिगर निकाल सकते हो, और जो भी आप डायग्राम निकालोगे उसके लिए आप पेंसिल का यूज करेंगे। तो हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, ये पेरीमीटर क्या होता है? Sum of all sides. सम ऑफ ऑल साइड्स। और कोई बताएगा पेरीमीटर की डेफिनेशन क्या है? जैसे ये है, मुझे इसका पेरीमीटर निकालना है, तो इसमें किसकी सम करूं मैं? कौन से साइड की सम करूं? The boundary bounded by the figure. Outer boundary. बाउंड्री। तो इसके डेफिनेशन आपको याद नहीं? याद है. बोलो बोलो। 2 into length plus breadth वो तो is फॉर्मूला perimeter हुआ, of. वो तो फॉर्मूला हुआ, मुझे डेफिनेशन चाहिए। Sum of all sides. Length of नहीं, सम ऑफ ऑल साइड ठीक है, लेकिन इसके लिए क्या बोलोगे? इसको कितनी साइड है? The boundary bounded by the figure. length of boundary. The boundary bounded by figure. Actually, perimeter is the distance. It is distance covered along a closed region. क्लोज रीजन होना चाहिए उसके। ये अगर यहां से स्टार्ट करते हैं तो ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कवर्ड अलोंग द बाउंड्री ऑफ एनी क्लोज फिगर, इट इज कॉल्ड पेरीमीटर। अभी हम अगर ये ज्योमेट्रिकल फिगर है तो हम यहां बोल सकते हैं सम ऑफ ऑल साइड्स। तो ये बोलने की भाषा है, लेकिन डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। तो ठीक है, ये मैंने ऐसे ही आपको बताया। अभी आगे प्रॉब्लम पढ़ो। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 मीटर। ये जो लैंग्वेज है ना, ये जो उन्होंने अरेंज किया है एग्जाम्पल में, ये अगर आपको समझ में आया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आपने ठीक से इसको नहीं समझा है तो आप कुछ भी गलत लिखेंगे। आप बता सकते हो इसका मीनिंग क्या है? The length is हाँ? 4 meter plus than width. हाँ, लेंथ इज 4 मीटर मोर, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। ये तो करेक्ट है, लेकिन ये 36 क्या है? Width. नो नो, Length. Perimeter. पेरीमीटर भी Length. नो 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 नो। ठीक से पढ़ो, एग्जाम्पल ठीक से पढ़ो। Half perimeter. हाँ, हाफ द पेरीमीटर, Perimeter. नो पेरीमीटर, Half perimeter. हाफ द पेरीमीटर इज 36। यहाँ देखो उन्होंने कॉमा दिया है बेटा, यहाँ पर भी कॉमा है। यानी ये जो स्टेटमेंट है ना, ये उन्होंने ये अलग मीनिंग का स्टेटमेंट है। अब पढ़ो, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। अभी क्लियर होता है कि पेरीमीटर का जो हाफ है, पेरीमीटर ऑफ हाफ,
ये है 36 मीटर। तो इसीलिए आपको जब प्रॉब्लम पढ़ते हैं ना, थोड़ा वो जो कॉमा रहते हैं, फुल स्टॉप होता है, उसकी तरफ ध्यान दिया करो, तो टोटल मीनिंग ही चेंज हो जाता है प्रॉब्लम का। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, ma'am. ये हाँ, ये देखो, ये जनरली दो कॉमा के बीच में जो सेंटेंस होता है ना बेटा, उसको अलग मीनिंग होता है। और फिर बाकी पढ़ो, हाफ द पेरीमीटर ऑफ गार्डन इज 36। चलो, अभी उन्होंने पूछा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। ये डायमेंशन क्या होता है? लेंथ एंड ब्रेथ। लेंथ एंड ब्रेथ। उन्होंने ऐसे नहीं कहा फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ गार्डन, उन्होंने कहा है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। डायमेंशन का मतलब यहाँ आपको पूछा है लेंथ एंड ब्रेथ। इसका मतलब देयर आर टू अननोन क्वांटिटीज। तो जो अननोन होता है उसके लिए हम वेरिएबल यूज करते हैं। तो वेरिएबल कौन से यूज करेंगे? X and Y. एक्स एंड वाई। तो सपोज द लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगुलर गार्डन इज x मीटर एंड ब्रेथ इज y मीटर। क्योंकि लेंथ भी पता नहीं हमें, ब्रेथ भी पता नहीं है, तो हमने लेंथ के लिए x लिया, ब्रेथ के लिए y लिया। चलो, अभी हमें इक्वेशंस तैयार करने हैं, और वो भी दो इक्वेशंस बनने वाले हैं। इसका मतलब एग्जाम्पल में दो कंडीशन दी है। तो पहली कंडीशन तो आपके सामने क्लियर लिखी है, ये। तो क्या इक्वेशन बनेगा? मैंने आपको कल ऐसा प्रॉब्लम बताया था, whose length is 4 more than its width। कैसे लिखेंगे इससे इक्वेशन? X is equals to X 4 plus Y. एक बार रिपीट करो। X is equals to 4 plus Y. to 4 plus y. लेंथ हो गई x, विड्थ यानी ब्रेथ, हाँ, विड्थ यानी ब्रेथ। जो ब्रेथ है ना, उसको और एक वर्ड है विड्थ, तो कंफ्यूज मत होना। चलो, अब हम इक्वेशन तैयार करेंगे। लेंथ इज 4 more than Length is equals to length is 4 more than its width। आपको ये बात समझ में आई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मोर का मतलब बेटा प्लस होता है, Yes, ma'am. ध्यान में रखना। मोर का मतलब क्या होता है? प्लस। और इज यानी इक्वल टू, और यहाँ पे 4 तो है ही, और यहाँ पे है y, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। इतना सिंपल होता है इक्वेशन तैयार करना। तो ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो कैसे लिखेंगे बोलो? x minus 4y minus X minus x माइनस 4 माइनस वाई इक्वल टू 0। लेकिन अभी भी ये जनरल फॉर्म में नहीं है। हमारा जनरल फॉर्म बताओ क्या है लीनियर इक्वेशन का? Ax plus by X plus by minus ax Plus plus by c plus c equals to 0. सबसे पहले x वाली टर्म होती है, फिर y और फिर कांस्टेंट। तो ऐसे हम लिख लेंगे। तो कैसे लिखेंगे? x minus y minus माइनस y माइनस 4 equals to 0. equals to 0. ये हुआ फर्स्ट इक्वेशन। चलो, यहां तक किसी को डाउट है? नो मैम। ठीक है, अभी सेकंड इक्वेशन यहां से तैयार होगा। No, ma'am. X plus y is equal to 36. हाफ द पेरीमीटर इज 36। ये जो इंफॉर्मेशन दी है ना, उसी से ही इक्वेशन तैयार होता है। आपको एग्जाम्पल में जो इंफॉर्मेशन दी है
उसी का यूज करके आपको इक्वेशन तैयार करना है। अब यहाँ कहा है कि हाफ द पेरीमीटर, और हाफ द पेरीमीटर को हम लिखते हैं p बाई 2, p फॉर पेरीमीटर और बाई 2, ये 36 है। into 36. चलिए, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा? क्या है पेरीमीटर का फॉर्मूला? 2 into L plus B. 2 into length plus breadth. 2 into length plus breadth अपॉन 2 इक्वल टू 36। कोई कोई बच्चा ऐसा भी लिखता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस 2 टाइम्स ब्रेड्थ। ऐसे लिखेंगे तो फिर हमें 2 को कॉमन निकालना पड़ेगा। तो अभी आप 10 क्लास में हो बेटा, इस तरह के फॉर्मूले 6 क्लास के बच्चे करते हैं, आपने नहीं करना है। तो अब मुझे बताओ आगे क्या होगा? कैंसल, 2 कैंसल होगा। 2 cancel. एक्चुअली 2 कैंसिल नहीं होता, इस 2 से इस 2 को हम डिवाइड करते हैं, इस 2 को हम इस 2 से डिवाइड करते हैं, तो बाकी रहता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। अभी भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो x प्लस वाई माइनस 36 equals to 0. इज इक्वल टू 0। ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो सबसे पहले हमें इक्वेशन तैयार करना है और फिर x और y की वैल्यू निकालनी है ग्राफिकली। तो ये आगे वाला काम आप करेंगे होमवर्क में। Yes. यस मैम। ये आपको होमवर्क में करना है। ये 5th क्वेश्चन है, आई थिंक एक्सरसाइज 3.2 में 5th क्वेश्चन है ये आगे वाला आपको होमवर्क में करना है। चलो, इसमें किसी को कुछ डाउट पूछना है? नो मैम। नो मैम। No, ma'am. सभी क्लियर? यस मैम। यस मैम। मैं हाँ बोलो बेटा, बोलो। हाँ बोलो। इसके बाद एक्स वाई की वैल्यू ढूंढ के ग्राफ बनाना है ना? हाँ, एक्स वाई के सोल्यूशन, पहले इक्वेशन की सोल्यूशन निकालने हैं, 3 सोल्यूशन, फिर सेकंड इक्वेशन की 3 सोल्यूशन निकालने हैं, फिर वो ग्राफ पर प्लॉट करना है, और फिर वो दोनों भी ग्राफ अगर ऐसे इंटरसेक्ट होते हैं तो यहाँ जो पॉइंट होगा ना, ये पॉइंट, इसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट ये होगा उसका सॉल्यूशन। ये होगी लेंथ और ये होगी ब्रेड्थ। आ रहा है समझ में? यस मैम। ठीक है, चलो। अब ऐसे प्रॉब्लम हमने कल किए थे, मैं आपको 2 मिनट का टाइम देती हूँ, आपको इक्वेशन बनाने हैं पेयर। उन्होंने क्या कहा है? द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम buys 3 bats and 6 balls for rupees 3,900। ऐसा एग्जाम्पल हमारा हुआ है, याद है, पेंसिल और पेन का। यस Yes, मैम। ma'am. तो वैसा ही एग्जाम्पल है, ठीक है। लेटर, बाद में उसने क्या किया? लेटर शी, यानी कोच ये लेडीज है, शी बाइज अनदर बैट। अनदर बैट का मतलब क्या होता है? कितने बैट? One bat. One bat. 1 बैट। ध्यान में रखो, अनदर बैट, दूसरी बैट। तो हम अनदर बैट जब बोलते हैं तब नेचुरली उसका मीनिंग होता है एक बैट, क्योंकि यहाँ पे बैट ही कहा है ना। देखो यहाँ पे एस नहीं कहा है, इसका मतलब यहाँ पे एक ही बैट है। चलो, एक बैट एंड 3 more balls of the same kind for rupees 1,300। represent this situation algebraically। इसका मतलब आपको 2 इक्वेशंस निकालने हैं, उसे कहते हैं algebraically, एंड देन ज्योमेट्रिकली, इसका मतलब आपको उसका ग्राफ निकालना है। तो यहाँ पे जो 2 अननोन क्वांटिटीज है वो कौन सी है, बता सकते हो? Cost of bats and cost of balls. And cost
of one ball. Cost of one ball and cost of one bat. करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे हमें कहाँ बताया है कि एक बैट की कॉस्ट कितनी है और 6 बॉल की कॉस्ट कितनी है। तो इसका मतलब लेट कॉस्ट ऑफ, आपको ये सब लिखना है, ध्यान रखो। अगर आप इसको मेंशन नहीं करते हो कि x आपने किसके लिए यूज किया है, y किसके लिए यूज किया है, डायरेक्टली अगर आपने इक्वेशन लिखा तो उसको मार्क्स जरूर मिलेंगे लेकिन 0। इसलिए आपको x और y को मेंशन करना बहुत जरूरी है। लेट कॉस्ट ऑफ अ बैट इसका मतलब एक बैट इज इक्वल टू ₹x एंड कॉस्ट ऑफ अ बॉल इज इक्वल टू ₹y। चलो अब इक्वेशन तैयार करेंगे। 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स, दोनों की कॉस्ट है इतनी। तो चलो ये इक्वेशन कैसे निकालेंगे। तो एक बैट की कॉस्ट x है, तो 3 बैट्स की कॉस्ट कितनी होगी? 3x। ओके, एक बॉल की, हाँ, कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज ₹y, देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 6 बॉल्स? 6y. ओके, एंड 6y. हाँ, और दोनों की मिला के कॉस्ट है 3900। तो क्या लिखेंगे इक्वेशन? 3x plus 6y is equals to 390. 6y इक्वल टू 3000। 3x ये plus हुआ 6y हमारा। equals to ₹3,900. बेटा ये इक्वेशन देखने के बाद आपको कुछ नजर नहीं आ रहा है? बता सकते हो, आपका ऑब्जर्वेशन देखना है मुझे। मैम 3 कॉमन। देखो ये कंप्लीट इक्वेशन को 3 से डिवाइड हो रहा है, दोनों भी साइड में 3 से डिवाइड हो रहा है। तब आप कॉमन निकालने की झंझट में मत पड़ना, डायरेक्ट कंप्लीट इक्वेशन को 3 से डिवाइड करो डायरेक्ट। तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x plus 2y इज इक्वल टू 1300। ये हुआ रहा हमारा इक्वेशन 1। तो हम आज एक नई चीज सीखे हैं, अगर किसी इक्वेशन को दोनों साइड को यानी पूरे इक्वेशन को किसी नंबर से डिवाइड होता है तो उसको डिवाइड कर दो। डिवाइड करने से क्या होता है, इक्वेशन थोड़ा छोटा हो जाता है, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं होती। आपको ये बात समझ में आ रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी सेकंड इक्वेशन तैयार करना है। शी बाइज अनदर बैट। चलो कॉस्ट क्या होगी बैट की? x इसकी कॉस्ट हो गई x। 3 मोर बॉल्स, 3y. 3 मोर बॉल्स यानी 3y, और दोनों की मिला के कॉस्ट 1300। चलो क्या लिखेंगे इक्वेशन? x plus 3y is equals to 3y equals to इज इक्वल टू 1300. 1300। ये वो हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो इस तरह से ये दोनों इक्वेशन बन गए। आप मुझे बता सकते हो अगर ये ग्राफ पे प्लॉट होंगे तो वो ग्राफ कैसे होंगे? कैसे दिखेंगे? What, ma'am? अगर हम ये दोनों को ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो वो दोनों ग्राफ का नेचर क्या होगा? कैसे होंगे वो ग्राफ? Intersecting line. आर दे इंटरसेक्टिंग और पैरेलल और कोइंसिडेंट लाइन? इंटरसेक्टिंग लाइन। नो बेटा, कोइंसिडेंट लाइन नहीं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। कैसे आपने डिसाइड किया? कहां से डिसाइड करते हैं? A1 upon A2 equals to B1 upon B2. A1 upon A2 equals ये हुआ 1 और B1 upon B2 ये हुआ 2 upon 3। देखो A1 upon A2 नॉट इक्वल टू C1 upon C2। जब ये होता है ना तो ये सॉरी A1 upon A2 नॉट Ma'am, B1 upon B2. B1 upon B2। यस B1 upon B2।
अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है तो C1 अपॉन C2 निकालने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। तो आपको ये सब अभी इसमें नहीं करना है, आपको ग्राफ प्लॉट करेंगे आप, फिर आप देखेंगे कि इसके इक्वेशंस क्या होते हैं। आपको देखना है अभी, आपको अभी देखना है। चलो अभी देखने के लिए, अभी देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बोलो? जियोजेब्रा। हाँ, जियोजेब्रा। ये जियोजेब्रा जो सॉफ्टवेयर है ना, ये थोड़ा सा हार्ड है, ये थोड़ा खुलने में थोड़ा टाइम लगता है। चलो इक्वेशन बताओ मुझे। एक मिनट, एक बार इक्वेशन अपने नोटबुक में लिख लो। x plus 2y is equal to 1300, 1300 and x plus 3y is equal x to plus 2y equals to 1300. हाँ, लिख लो और फिर मुझे बताना। चलो पहला इक्वेशन, x plus x plus 2y equals to 1300. 2y equal to 1300। अरे टाइप क्यों नहीं हो रहा है? एक मिनट। x प्लस 2y equal to is equals to 1300. 1300। अभी ये ग्राफ कहाँ गया? एक मिनट। हाँ, ग्राफ तो प्लॉट होना चाहिए। x प्लस 3y इक्वल टू, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है बेटा, 1300 नहीं, 0 प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। ये ग्राफ ना मैम स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ग्राफ आ रहा है लेकिन पता नहीं वो कहाँ जा रहा है। ये यही है वो ग्राफ। लेकिन हम जब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो भी ये नहीं दिख रहा है हमें, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रहा है। यहाँ तक तो दिख रहा है इक्वल टू, बस इसके बाद नहीं दिख रहा है। चलो अभी हम टाइम पास नहीं करेंगे, आप घर में ट्राई करो। हाँ चलो, अब ये थर्ड एग्जाम्पल, इसके 2 इक्वेशन बनाओ। ये भी टेक्स्ट बुक का ही प्रॉब्लम है। वो शायद ग्राफ ना हमारा आ रहा है लेकिन वो 1300 बहुत बड़ी वैल्यू है ना, इसके लिए वो दिख नहीं रहा है। आपको बात समझ में आ रही है? हमसे कोई गलती नहीं हुई बेटा, हमसे कोई गलती नहीं हुई है, लेकिन वो जो 1300 है ना, ये बहुत बड़ी वैल्यू है, तो इसलिए वो नहीं दिख रही है इसमें। मैम फिर नोटबुक में कैसे करेंगे? हाँ, नोटबुक में कैसे करेंगे, सही बात है तुम्हारी। एक मिनट। हाँ, एक मिनट। तो हम x और ये स्केल को चेंज करेंगे। क्या करेंगे? हम स्केल को चेंज करेंगे। 3y इक्वल टू 1300। देखो आ गया ग्राफ। और दूसरा इक्वेशन क्या था? x plus 2y equals to 1300. x प्लस 2y ना, 2y इक्वल टू 1300। चलो ये आपको सॉल्यूशन मिल गया बेटा। ये पॉइंट शायद मिडल में आ रहा है, इसकी वैल्यू ये 1300 पॉइंट आ रहा है, 1300,0 आपको दिख रहा है। तो आप जब भी ऐसे ग्राफ निकालोगे तो आप स्केल को चेंज कर देना। हम यहाँ पे 0 से स्टार्ट करते ना, 0 1 2 3, तो आप एक काम करो ना, ऐसे ले लो स्केल, 0 100 200 300 400 ऐसे भी ले सकते हो। आपको बात समझ में आ रही है?
Yes, ma'am. Ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, आप स्केल को चेंज भी कर सकते हो। आप यहाँ पे एक काम करो, 100 की स्केल ले लो, 0, 100, 200, 300, और y एक्सिस पर भी वैसी स्केल ले लो, 0, 100, 200, 300, और फिर बाद में मुझे बताना कि आपका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कौन सा आया है। तो वो आएगा 1300 एंड 0, ये यहाँ पे। तो आप चेक कर लो एक बार। चलो इसके इक्वेशंस निकालो। यहाँ पे जो अननोन क्वांटिटीज कौन सी है वो देखने के लिए हमें प्रॉब्लम पढ़ना पड़ेगा। द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल and 1 kg grapes was found to be rupees 160. After a month, the cost of 4 kg apples and 2 kg grapes is rupees 300. Represent the situation algebraically and geometrically. चलो अननोन क्वांटिटीज क्या लेंगे, x एंड y किसके लिए लेंगे? Apples and grapes. Cost of 1 kg apples and cost of 1 kg grapes. हाँ, एप्पल यानी कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल is equal to rupees x and cost of 1 kg grapes is equal to rupees y. Y. चलो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगा? 2x plus y is equal 2x to plus y equals x to rupees plus 160. y is equal to 160. यहाँ देखो 2 kg की कॉस्ट 2x हो गई, 1 kg की y हो गई, और दोनों मिला के 160. एंड सेकंड इक्वेशन 4x plus 2y is equal to 300. Plus 4x y plus equals to 300. 2y is equal to 300. तो फर्स्ट इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं, ये और रिड्यूस नहीं हो सकता, सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, लेकिन सेकंड इक्वेशन और सिंप्लीफाई हो सकता है। चलो किससे डिवाइड करेंगे पूरे इक्वेशन को? 2 से. 2 से। तो ये क्या होगा? 2x plus y is equal to 150. Plus is y equal equals to to 150. ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर। हाँ, अभी इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। चलो एक बार रिप्रेजेंट करके देखेंगे ग्राफ पर। आप पहले इक्वेशन लिख लो, 2x plus y is equal to 160 और 2x plus y is equal to 150। आप मुझे बता सकते हो ग्राफ्स कैसे होंगे इसको देख के? Parallel lines. Parallel lines. अरे Parallel line. अभी तक Parallel आपको lines. पता नहीं चला? a1 upon a2, 2 upon 2 is equal to 1 upon 1, b1 upon b2 is equal to 1 upon 1, and c1 upon c2 is equal to negative 160 upon negative 150। इसकी जो भी वैल्यू आएगी निगेटिव कैंसल, 16 upon 50। लेकिन ये तो क्लियर है, a1 upon a2 equal to b1 upon b2 not equal to c1 upon c2। ये किस बात की कंडीशन है? ये Parallel lines. Parallel line. पैरेलल लाइंस, यानी नो सॉल्यूशन। चलो एक बार चेक कर लेते हैं, करना है? Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. ओके, इसको पहले डिलीट कर दूं और इसको थोड़ा सा इसे पीछे जाने से ये स्केल कम होता है। हमें वन की स्केल चाहिए ना? हाँ चलो आ गई 1 की स्केल। चलो मुझे इक्वेशन बताओ। 2x plus y is equal to 160. x 160 plus y equal to 1 plus y 160. Ma'am plus 60. अरे कहाँ गया फिर वो ग्राफ मेरा? मैम 2x plus y चाहिए। 2x plus y तो लिखा बेटा।
2x प्लस वाई तो लिखा, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160 तो लिखा। ठीक है, चलो सेकंड इक्वेशन बताओ। 2x plus y is equals to 150 y इक्वल टू equals to कितना इक्वल टू 150. 150। चलो देखो बेटा, ये लाइंस देखो इंटरसेक्ट नहीं हो रही है, दोनों भी पैरेलल है, आपको दिख रहा है? एक देखो, एक ब्लू कलर की है और एक वॉयलेट कलर की है, आप कितना भी आगे जाओ वो इंटरसेक्ट नहीं हो रही है। लाइंस आर नॉट इंटरसेक्टिंग, दे आर पैरेलल। तो अगर वो पैरेलल है तो उनको कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं है, इसका मतलब नो सॉल्यूशन। तो इस तरह से ये जियोजेब्रा ऐप यूज करके ना बेटा आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, नहीं? मुझे तो लगता है, आपको लग रहा है? Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. आप आपका हर एक ग्राफ जियोजेब्रा का यूज करके चेक कर सकते हो कि आपका ग्राफ जो है वो सही है कि नहीं। लेकिन बेटा ये आदत थोड़ी डेंजरस है, क्योंकि एग्जाम में तो आपको जियोजेब्रा यूज करने को नहीं मिलेगा।